हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ। अगला टॉपिक है परिमाणात्मक परीक्षण। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें परिमाणात्मक परीक्षण, क्योंकि हमने सबसे पहले मूल्यांकन पढ़ा। मूल्यांकन की जो विधियाँ थी उसमें आधुनिक जो विधियाँ थीं, आधुनिक विधियाँ को दो भागों में बांटा गया था। पहला परिमाणात्मक और दूसरा था गुणात्मक। मूल्यांकन की दो प्रकार की विधियाँ थीं, परंपरागत और आधुनिक। इसमें आधुनिक जो विधियाँ आती हैं वो परिमाणात्मक और गुणात्मक आती हैं। अब परिमाणात्मक जो विधियाँ होती हैं वो होती हैं तीन प्रकार की। परिमाणात्मक जो विधियाँ होती हैं वो होती हैं तीन प्रकार की: लिखित, मौखिक और तीसरा है प्रयोगात्मक। तो ध्यान रखना भाई, परिमाणात्मक जो परीक्षाएं होती हैं तीन प्रकार की होती हैं। एक तो लिखित होती है, दूसरी मौखिक, तीसरी प्रयोगात्मक। इसमें मौखिक जो होती है एक एक करके आप सभी को पढ़ना है। मौखिक पढ़ना है, लिखित पढ़ना है और प्रयोगात्मक पढ़ना है। तो आज हम परिमाणात्मक परीक्षाओं के बारे में जानकारी लेंगे। गुणात्मक जो विधियां थीं उनको मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अब इसमें पढ़ना है आपको परिमाणात्मक परीक्षाएं। चलो तो चलते हैं आगे। परिमाणात्मक परीक्षाएं वे परीक्षाएं होती हैं इसमें विद्यार्थियों के ज्ञान का पता लगाया जाता है। परिमाणात्मक जो परीक्षाएं होती हैं इसमें ज्ञान का क्या लगाया जाता है? पता लगाया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है आपके सामने प्रायोगिक परीक्षाएं। कौन सी परीक्षाएं? प्रायोगिक परीक्षाएं। तो प्रायोगिक जो परीक्षा होती हैं इसमें बालक अपने कार्य का नमूना परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसमें क्या होता है, प्रायोगिक परीक्षाओं में बालक प्रयोगशालाओं में या फिर किसी स्थान विशेष पर जाकर के प्रयोग करता है, और जब प्रयोग करने के बाद जब उससे नमूना प्राप्त होता है अर्थात उसके जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनको वह परीक्षक के सामने क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इसका उपयोग विज्ञान के क्षेत्र में भी करते हैं। हस्तकला, ड्राइंग, गृह विज्ञान आदि विषयों में प्रयुक्त किया जाता है। अब सबरी बात इसमें यह है कि इसमें किस के काम आता है। तो ध्यान रखना, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष के काम आता है। यह ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक विभक्त क्षेत्र या प्रायोगिक ज्ञानात्मक क्रियात्मक क्षेत्र के भी काम आता है। अब इसमें नेक्स्ट हम बात देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्रायोगिक में इसमें कुशलताओं के अर्जन का मूल्यांकन करने का एकमात्र सही साधन यही है। तुम्हें कौशल का तुम्हें विकास करना है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कौशल का विकास। कौशल का विकास करना है तो उसके लिए प्रायोगिक परीक्षाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कौन सी परीक्षाएं? प्रायोगिक। यदि किसी में कौशल का विकास करना हो तो कौन सी परीक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं? प्रायोगिक परीक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड पॉइंट है क्षेत्रफल, ऊंचाई, दूरी। जो
एक्सरसाइज होती हैं, उपविषय होती हैं, उनमें प्रायोगिक कार्य जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन आ जाए कभी भी कि क्षेत्रफल और ऊंचाई दूरी याद करने के लिए कौन सी परीक्षा याद करना जरूरी है? ऑप्शन ए प्रायोगिक, मौखिक, लिखित, उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना भाई, प्रायोगिक जो परीक्षाएं होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की गामक परीक्षाओं का उद्देश्यों का पालन भी होता है। मतलब ये मनोशारीरिक क्रियात्मक पक्ष का भी ध्यान देती है। मनोशारीरिक का मतलब होता है ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। मनोशारीरिक का मतलब क्या होता है? ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, जिसको गामक पक्ष कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, तो ध्यान रखना भाई, परमाणुत्मक परीक्षण में सबसे पहले आता है प्रायोगिक परीक्षा। इसमें बालक अपने कार्य का नमूना परीक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। इसे विज्ञान, हस्तशिल्प, ड्राइंग, गृह विज्ञान आदि विषयों में प्रयुक्त किया जाता है। यह क्रियात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष को क्या करता है? विकास करता है। और तीसरा जो पॉइंट था वह था कि यह इससे कुशलताओं या कौशलों का विकास होता है। और क्षेत्रफल, ऊंचाई और दूरी जैसी उपविषयों में प्रयोगात्मक कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा है मौखिक। अब मौखिक कार्य को बताने वाला जो व्यक्ति था वो था इलियडाइटस। उसको बाद में किसने आगे बढ़ाया? सुकरात ने। किसने? सुकरात ने। इलियडाइटस, ध्यान रखना, मौखिक परीक्षा से संबंधित है, और सुकरात भी। जांच या परीक्षा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन की बहु प्रचलित विद्या है। तो ध्यान रखना भाई, जांच या परीक्षा करनी, उपलब्धि का मूल्यांकन करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है? मौखिक परीक्षा होती है। तो ध्यान रखना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए क्या जरूरी होती है? मौखिक परीक्षा। क्वेश्चन आ जाए कि विद्यार्थियों के उपलब्धि के मूल्यांकन की बहुत प्रचलित विधा कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? मौखिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से ज्ञान अर्जनकर्ता की विशिष्ट विषय वस्तु और उसके किसी अंश के बारे में वास्तविक जानकारी का पता चलता है। तो देखो, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ज्ञान अर्जनकर्ता जो होता है कि जो विशिष्ट विषय वस्तु है और उसके किसी अंश के बारे में वास्तविक जानकारी का पता चलता है। मौखिक परीक्षाओं से किसी ज्ञान अर्जनकर्ता की विशिष्ट विषय वस्तु के बारे में पता चल जाता है। जैसे हमने किसी से कहानी कहलवाना है या कविता सुनाने को कहना है तो पता लग जाएगा कि यह कहानी कह पाता है या कविता सुना पाता है। जैसे आपने कोई मैथमेटिक्स में किसी स्टूडेंट से कोई फॉर्मूला पूछा या उसको मौखिक रूप से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा, तो या फिर किसी थ्योरम या प्रमेय का उसको स्टेटमेंट बोलने को कहा, तो इससे क्या होता है कि उसकी वास्तविक जानकारी के बारे में पता लग जाता है। ठीक है ना? तो ये आपकी हो जाती है मौखिक परीक्षा। अब देखो, मौखिक परीक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट। तो पहला पॉइंट कौन सा है आप ढंग से देख लेना। मौखिक परीक्षाओं में पहला पॉइंट है कि इसमें वाद विवाद आता है। क्या आता है? वाद विवाद आता है। पैनल चर्चा भी आती है। ठीक है ना? ड्रामा, वार्तालाप, विचार विमर्श, ये सभी इसी में आते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर दूसरा, यह ज्ञानात्मक प्रयोगात्मक के साथ साथ
भावात्मक पक्ष। मौखिक परीक्षा जो होती है वो ज्ञानात्मक प्रयोगात्मक के अलावा भावात्मक व्यवहार के क्षेत्र में भी उपयोगी होती है। ध्यान रखना, जो पहला जो प्रयोगात्मक थी वो केवल क्रियात्मक और ज्ञानात्मक के लिए थी, और यह ज्ञानात्मक प्रयोगात्मक और भावात्मक तीनों पक्ष के लिए उपयोगी है। अब इसमें नेक्स्ट तीसरा पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा, मौखिक परीक्षा से बच्चों की पठन और पठन ग्रहण, उच्चारण, श्रवण, भाषण, अनुक्रिया करना, साक्षात्कार करने की योग्यता का मापन किया जाता है। मौखिक परीक्षा से बोलने का तरीका किस प्रकार से पढ़ता है, पठन करता है या पठन करता है, अर्थ ग्रहण करता है, उच्चारण करता है, श्रवण करता है, भाषण करता है, ये ऐसी अनेक प्रकार की अनुक्रियाओं के बारे में या साक्षात्कार रूप से व्यवहार के बारे में पता चल जाता है। अब हम नेक्स्ट तीसरा है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा तो को लिखित परीक्षा, इसके माध्यम से बालक का विषय वस्तु ज्ञान, मानसिक दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, आदतों का मूल्यांकन भली प्रकार से संभव होता है। देखो, लिखित परीक्षा जो होती है इनको पेपर पेंसिल परीक्षा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर पेंसिल परीक्षाएं किन्हें कहते हैं? आपका आंसर होगा लिखित परीक्षाओं को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा, बालक का विषय वस्तु ज्ञान, मानसिक दृष्टिकोण, अभिवृत्ति और आदतों का मूल्यांकन किसके द्वारा संभव? आदतों का मूल्यांकन करना है, मानसिक दृष्टिकोण देखना है, तो किसका उपयोग होगा? लिखित परीक्षाओं का उपयोग किया जाएगा। लिखित परीक्षाओं की जो शुरुआत, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसी में, कि इनकी जो शुरुआत जो थी 1902 में कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में। कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत कहाँ हुई? 1902 ब्रिटेन में हुई थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें। वैसे तो ये 4 प्रकार का होता है, लेकिन इनके चारों प्रकारों से पढ़ने से पहले पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसकी शुरुआत 1902 ब्रिटेन में हुई थी। पॉइंट नंबर 2, मौखिक की अपेक्षा जो मौखिक परीक्षा होती हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ज़्यादा श्रेष्ठ होता है कौन? लिखित परीक्षा। मतलब मौखिक की अपेक्षा में यह अधिक प्रभावशाली होता है। क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना, जैसे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मौखिक की अपेक्षा लिखित परीक्षाएं कम प्रभावशाली होती हैं। मौखिक की अपेक्षा लिखित परीक्षाएं अधिक प्रभावशाली होती हैं। मौखिक और लिखित दोनों ही प्रभावशाली होती हैं। मौखिक और लिखित दोनों प्रभावशाली नहीं होती। तो आपका आंसर होगा मौखिक की अपेक्षा में लिखित परीक्षाएं अधिक प्रभावशाली होती हैं। इस प्रकार से, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बना के बताता हूँ कि लिखित परीक्षाएं किस रूप में ली जाती हैं। तो देखो भाई, लिखित जो परीक्षाएं होंगी वो 2 रूपों में होंगी। एक तो सामूहिक, कौन सा? सामूहिक। और दूसरा
सामूहिक के बाद दूसरा होता है व्यक्तिगत। तो ध्यान रखना, लिखित परीक्षाएं सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूपों में ली जाती हैं। अगला है कि लिखित परीक्षाओं के प्रकार। तो लिखित परीक्षाओं के 4 प्रकार हैं: निबंधात्मक परीक्षाएं, लघुत्तरात्मक परीक्षाएं, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं निबंधात्मक परीक्षा। कौन सी परीक्षा? निबंधात्मक परीक्षा। तो देखो, निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती हैं यह पुरानी और परंपरागत परीक्षाएं होती हैं। यह पुरानी और परंपरागत तरीके से ली जाने वाली परीक्षाएं कौन सी होती हैं? निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं। तो ध्यान रखना भाई, निबंधात्मक परीक्षाएं पूछी इन्होंने। तो ये एक तो परंपरागत होती हैं और एक पुराने तरीके से होती हैं। कौन से तरीके से होती हैं भाई? पुराने तरीके से। विषय निष्ठ तथा आत्मगत तत्व की प्रमुखता रहती है। इसमें क्या होता है कि विषय वस्तु होती है उस पर मतलब निर्भरता अधिक बनी रहती है। जैसे निबंधात्मक में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो अधिकतर बुक से ही होते हैं, लेकिन जो पढ़ाई जा रही है उस बुक से। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं वो उसके बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट से बनाई जाती हैं, उससे संपूर्ण विवरणता का बोध कराती हैं वो। तो इसीलिए निबंधात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं थोड़े श्रेष्ठ होते हैं। देखो, इसमें छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति, सुलेख और भाषा शैली का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ता है। इसलिए अभिव्यक्ति शक्ति, सुलेख और भाषा शैली का अधिक प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट, यह रटने पर विशेष ध्यान देती है। यह रटने पर ध्यान ज़्यादा देती है, क्योंकि इसमें कह दिया कि भाई गाय पर निबंध लिखो, तो वो एक तरह से रटना ही पड़ेगा। यह परीक्षा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रयुक्त की जाती है। तो ध्यान रखना भाई, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी परीक्षा होती है? निबंधात्मक परीक्षा ही ली जाती है। एक और फिर सुन लीजिए निबंधात्मक परीक्षाओं के बारे में। निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती हैं वो परंपरागत और पुरानी होती हैं। इसमें विषयनिष्ठ और आत्मगत तत्व की प्रमुखता बनी रहती है। यह अभिव्यंजना शक्ति, सुलेख, भाषा शैली का अधिक प्रभाव पड़ता है। रटने पर विशेष ध्यान देती है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रयुक्त की जाती है। अब हम चलते हैं इसके भाई गुणों के बारे में। निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण। तो देखो भाई, इसमें पहला जो गुण है सभी विषयों के लिए उपयुक्त है। सब विषयों के लिए उपयुक्त है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें इसका यूज ज़रूर होगा। लेखन शक्ति के विकास और जांच में भी सहायक है। व्यक्ति किस प्रकार लिखना जानता है, इसकी जांच के लिए निबंधात्मक परीक्षा उपयोगी होती है। समय, श्रम और धन की बचत होती है। देखो, इसका दोष इम्पोर्टेंट है। यह पुस्तकीय ज्ञान और सीमित है, क्योंकि मैंने हाल थोड़ी देर पहले आपको बताया था, थोड़ी देर समय पहले, कि पुस्तकीय ज्ञान और सीमित समय के लिए क्या होती है, बिल्कुल सीमित है। इसका विषय वस्तु विस्तार सीमित है, पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित है। उत्तरों के संबंध में अनिश्चितता, उत्तरों के संबंध में क्या होनी रहती है? अनिश्चितता होनी रहती है। जैसे आपने से कहा गया कि महात्मा गांधी पर एक निबंध लिखो, तो इसमें हर छात्र एक जैसा नहीं लिख सकता, अर्थात उत्तरों के संबंध में अनिश्चितता बनी रहती है, अर्थात फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता कि इसका यही आंसर होगा। थर्ड पॉइंट है, यह साधन नहीं साध्य उद्दीपन का अभाव। ये साधन नहीं है, ये क्या है? साध्य है।
उद्दीपन का इसमें क्या अभाव रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार। देखो इसमें से रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रीट 2018 आया हुआ क्वेश्चन है कि इस निम्नलिखित में से निबंधात्मक परीक्षाएं नहीं हैं या निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं नहीं है। उसमें से एक क्वेश्चन 1 पॉइंट निबंधात्मक का दे दिया था, उसका आंसर था आलोचनात्मक प्रश्न, क्योंकि ये निबंधात्मक है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो ध्यान रखना, इनके नाम याद रखने हैं आपको। तो पहला है वर्णनात्मक प्रश्न। किसी घटना, वस्तु, प्रक्रिया या सूत्र का वर्णन किया जाता है। किसी सूत्र का कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। जैसे आपके पास आ गया sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा और cos थीटा, इसको प्रूव करो। तो आप प्रूव करते रहो। या आपके पास नेक्स्ट इस प्रकार से आ गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको आप प्रूव करो। तो ये वर्णनात्मक प्रश्न है। अब है व्याख्यात्मक प्रश्न। किसी संबंध, कारण, प्रभाव की तार्किक व्याख्या। जैसे किसी की संबंध में कारण सहित ये ऐसा क्यों होता है या उसकी तार्किक व्यवस्था करनी हो तो वो व्याख्यात्मक प्रश्न होता है। थर्ड है विवेचनात्मक प्रश्न। पक्ष विपक्ष में तर्क देते हुए निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे आप किसी के बारे में पक्ष दोगे फिर उसके बारे में विपक्ष में बोलोगे, इस तरह से पहुंचते पहुंचते निष्कर्ष तक पहुंचना विवेचनात्मक प्रश्न कहलाता है। अगला है उदाहरणार्थ प्रश्न। उदाहरणार्थ या दृष्टांत की सहायता से बात स्पष्ट करना। जैसे हमने पूछा कि 3D और 2D वस्तुएं क्या होती हैं, तो आप इनको बिना एग्जाम्पल के नहीं समझा सकते ना, इसलिए इनको उदाहरणार्थ प्रश्न कहा जाता है। अगला है तुलनात्मक प्रश्न। देखो उसमें विपक्ष पक्ष पर तर्क देते हुए निष्कर्ष पहुंचते हैं। इसमें किन्हीं दो वस्तुएं विचारों की क्या की जाती है, समानता असमानता का विषमता बताई जाती है। ठीक है ना। जैसे आपके सामने दिया कि सर्किल ये होता है, स्फीयर ये होता है, मतलब वृत्त ये होता है और गोला ये होता है, इस तरह से इसका वर्णन करते हुए जाना तुलनात्मक प्रश्न कहलाता है। अब बात करते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो देखो किसी तत्व के विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण, वर्णन एवं परस्पर संबंध बताया जाता है। कोई तत्व दे रखा है, उसके विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण, वर्णन बताया जाता है। तो विश्लेषणात्मक पक्ष में बताया था मैंने अभी, पक्षों का स्पष्टीकरण, वर्णन एवं परस्पर संबंध बताया जाता है। अगला है आलोचनात्मक प्रश्न। किसी पक्ष की आलोचना की जाए। इसमें आलोचना की जाएगी किसी पक्ष की। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाई। निबंधात्मक प्रश्न इस प्रकार से खत्म हुआ। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन से प्रश्न? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखो इसमें से वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो निबंधात्मक प्रश्नों से और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से ही आता है। इसमें लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, केवल आपको उसके नाम याद ही करने हैं। ठीक है। अब है आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे मोस्ट है इसमें, यह एक आधुनिक और नवीनतम विधि है। देखो निबंधात्मक की प्राचीनतम विधि है, पुरानी विधि है, परंपरागत विधि है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक नवीनतम और आधुनिक विधि होती है। नेक्स्ट, इसे जांच की वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसको जांच की कौन सी विधि कहते हैं? वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसके द्वारा छात्र एवं शिक्षक की पूर्वग्रहों से मुक्त रखा जा सकता है। छात्र और शिक्षक पूर्वग्रहों से मुक्त रखा जा सकता है, मतलब इसमें छात्र और शिक्षक किसी पक्ष विशेष पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा में छात्र एवं शिक्षक क्रमशः परीक्षा देते समय
और मूल्यांकन करते समय रुचि, संवेग और मन की स्थिति में बह जाते हैं। इससे बचने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वोपरि होते हैं। देखो कोई भी परीक्षा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। जैसे कोई परीक्षा है और परीक्षा में क्या होता है, जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट की नोटबुक को चेक करता है परीक्षा देने के बाद, तो वो क्या करता है कि उसमें अंक देते समय ये बह जाता है कि अच्छा लड़का है या फिर ये हमारा कोई रिलेशन वाला है, तो क्या है कि उसके अंकों को बढ़ा देता है। या कोई उसी अलग प्रकार का बच्चा होता है, उसके अंकों को घटा देता है। तो वो क्या करते हैं कि रुचि, किसकी रुचि या समय के अनुसार या संवेग या मन की स्थिति मन में आ जाए, तो वो क्या है उसके बह जाते हैं। बह जाने का मतलब है उन्हीं के अनुसार अपना मन बना लेते हैं, जिससे कि उसके अंक या तो ज़्यादा दे देते हैं या कम दे देते हैं। तो इस प्रकार की दृष्टिशील स्थिति को बचने के लिए वो क्या करते हैं, उन प्रकार के प्रश्नों के स्थान पर किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षक और छात्र मन, संवेग और रुचि, समय की भावनाओं में ना बह जाए, इससे बचने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। कौन सा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। अब इसमें इसका विकास किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बता देता हूँ। वैसे मैं इसका विकास किसने किया, देखो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न थे इनका जो विकास करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट है, J.M. राइस। कौन सा था, J.M. राइस। अच्छा, बाद में इसको किसने आगे बढ़ाया, बाद में करने वाला था स्टार्च एलियट। कौन सा था, स्टार्च एलियट। ध्यान रखना, एक बार फिर सुन लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को विकास का श्रेय किसके लिए जाता है, तो J.M. राइस को। उसके बाद जाता है स्टार्च एलियट को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना विशेष। ये थोड़ा बुद्धि विवेक के लिए बता दिया मैंने, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब इसमें इसके गुण क्या हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम की माप करती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम में से पूछे जाती है क्वेश्चन। परीक्षाएं विश्वसनीय होती हैं, वैध होती हैं और विविधकारी होती हैं। देखो विश्वसनीय क्या होती है, वैध क्या होती है और विविधकारी क्या होती है, ये अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं में ये सभी आते हैं। व्यापकता है, विविधकारी है, वैध है, विश्वसनीय है, ये सब कुछ उसमें आएंगे, अब मैं बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखना कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनमें विश्वसनीय, वैध और विविधकारी होते हैं। अगला पॉइंट है इसका, परिणामों के आधार पर छात्र के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। जो परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा कि बच्चा की उपलब्धि कहाँ तक है। तो ध्यान रखना, परिणामों के आधार पर छात्र के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट, इसका जो दे रखा है वो है दोष। क्या है, दोष। तो देखो भाई, दोषों में हम देखें, छात्र प्रश्नों के उत्तर अनुमान से भी लगा देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसमें सॉल्व करना पड़ता नहीं, तो वो क्या करते हैं, अनुमान से ही लगा देते हैं। छात्रों की उच्चतर बौद्धिक उपलब्धियों की जांच संभव नहीं है। यूँ नहीं है, क्योंकि जो बच्चे होशियार होते हैं कभी कभी वो तो अपने स्तर से करते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं जानते तो वो अनुमान से लगा देते, तो वो उनसे आगे निकल जाते हैं। तो छात्रों की उच्चतर बौद्धिक उपलब्धियों की जांच संभव नहीं है कि इसकी कहाँ तक है। प्रश्न पत्र के मुद्रण के लिए अधिक धन और व्यय करने की आवश्यकता होती है, इसमें खर्च अधिक आता है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट था। अब देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार। देखो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहला पुनः स्मरण परीक्षा। कौन सी, पुनः स्मरण परीक्षा। ये पुनः स्मरण जो परीक्षा होती है ये भी 2 प्रकार की होती है, सरल पुनः स्मरण परीक्षा और दूसरा है पूर्ति परीक्षा। तो सरल
पुनः स्मरण परीक्षा क्या होती है? इसके अंतर्गत स्मरण किए गए तथ्यों की परीक्षा की जाती है। जैसे प्रेमचंद ने कितने ग्रंथों की रचना की, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये सरल पुनः स्मरण परीक्षा है। इसमें जो स्मरण किए गए तत्वों की परीक्षा की जाती है कि आपने कितना याद कर लिया है। क्वेश्चन दे दिया आपके सामने कि त्रिभुज के तीनों कोणों से संबंधित कोई प्रमेय लिखो। तो पता लगाना है कि भाई आपने कितना स्मरण किया है त्रिभुज के बारे में, या त्रिभुज के गुणधर्मों को याद कीजिए। तो इससे क्या होता है कि स्मरण किए गए तत्वों की परीक्षा की जाती है। दूसरा है पूर्ति परीक्षा। इसमें क्या होता है पूर्ति परीक्षाओं में? पूर्ति परीक्षा में रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है, जिसमें ऑप्शन नहीं दिया जाता, ध्यान रखना, नहीं दिया जाता। जैसे पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो इसमें आपको बताना है। जैसे विष्णु शर्मा ने की थी, तो आपको विष्णु शर्मा भरना है, ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से जैसे और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। जैसे दे दिया कि पाइथागोरस थ्योरम, एक रिक्त स्थान दे दिया, त्रिभुज में लगती है। तो आपको ऑप्शन नहीं देगा वो, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, ऐसे नहीं देगा। आपको खुद भरना पड़ेगा कि इसमें समकोण त्रिभुज में लगती है। ध्यान रखना इस चीज़ से। तो ये पूर्ति परीक्षा होती है। पहला हो गया ख़त्म, पुनः स्मरण परीक्षा। दूसरा है पहचान परीक्षा। इसके 6 प्रकार हैं। पहचान परीक्षा के 6 प्रकार हैं। तो ध्यान रखना, पहचान परीक्षा के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। तो पहला है सत्य असत्य वाली परीक्षा। इसमें सत्य के लिए तो टिक का निशान लगाया जाता है और असत्य के लिए क्रॉस लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि न्यून कोण जो होता है वो है 90 डिग्री से कम होता है। तो आपको जवाब देना पड़ेगा सत्य है कि असत्य है। तो ये सत्य असत्य वाली परीक्षा होती है। दूसरा बहुविकल्प परीक्षा। बहुविकल्प परीक्षा, इसमें क्या होता है 3-4 विकल्प दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कौन सा। ऑप्शन दे दिया कौवा, बुलबुल, कोयल। इस प्रकार से ऑप्शन देने के बाद क्या करेंगे, आपको इसमें से कौन सा आंसर है उस पर टिक लगाना होता है। जैसे मैंने कह दिया कि भाई अधिक कोण होता है, ऑप्शन ए 90 से कम, 90 से अधिक, 180 से अधिक। तो ध्यान रखना कितना होता है उस पर टिक लगाना है। अर्थात बहुविकल्प प्रश्न जो परीक्षा होती हैं उनमें 3 या 4 क्या दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं। अगला है युगलीकरण परीक्षा। युगलीकरण का मतलब होता है मिलान वाले। जैसे इधर को तो दे देगा आपके सामने समकोण, क्या दे देगा, समकोण। उसके नीचे दे देगा न्यून कोण, क्या दे देगा, न्यून कोण। तीसरा दे देगा आपके पास अधिक कोण, क्या दे देगा, अधिक कोण। इधर को मिलाना पड़ेगा आपको। जैसे आपके दे दिया 60 डिग्री, क्या दे दिया, 60 डिग्री। फिर आपके पास दे दिया 90 डिग्री। फिर आपके पास दे दिया 120 डिग्री। अब आपको मिलाना है। जैसे समकोण वाला होता है, मिलान करना पड़ता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यह मिलाना पड़ता है। ठीक है, ये फर्स्ट दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड दे दिया, ये ऑप्शन ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। ये आपको मिलान करना पड़ता है। ये तो हो गए त्रिभुज और ये हो गए डिग्री, ठीक है ना। ये कोण हो, सॉरी ये हो गए कोण, ये हो गए डिग्री। इस तरह से मिलाना पड़ता है। नेक्स्ट है वर्गीकृत परीक्षा, जिनमें एक को छोड़कर बाकी सब कोई ना कोई पारस्परिक होता है। जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन और आम, इसमें तीनों के तीनों सब्जी हैं और ये आपका फल है, इसलिए ये आम इसका आंसर होगा। इन्हीं को हम वर्गीकृत परीक्षाएं कहते हैं। मैथमेटिक्स में हो सकते हैं। जैसे माना कि आपके सामने दे दिया, जैसे आपके सामने मैथमेटिक्स में दे दिया अभी, जैसे दे दिया 60 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, एक दे दिया 180 डिग्री, 120 डिग्री। तो आपको बताना है कि पहले देख के पहचान लग जाएगा कि ये वर्गीकृत परीक्षा इनमें से 3 तो एक जैसे, एक अलग है। तो देखो ये न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, और ये कौन सा है, अधिक कोण है। अतः आपका आंसर क्या होगा, 120। अगला है व्यवस्थीकरण परीक्षा। शब्दों वाक्यांशों को अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उनको आपको क्या करना है, व्यवस्थित रूप में करना है। जैसे आपके पास दे दिया अभी 28 के बाद फिर आपके दे दिया 32 के बाद फिर दे दिया आपके पास 16 के बाद फिर आपके दे दिया 21, फिर दे दिया 35। अब इनको आपको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करना है, जैसे आरोही क्रम में करना है, अवरोही क्रम में करना है, तो आप इनको व्यवस्थित ढंग से कर दोगे। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन व्यवस्थीकरण परीक्षाएँ कहलाती हैं। अगला है रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा। देखो रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा अलग है और पूर्ति परीक्षा अलग होती है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, वो परीक्षा जो थी उसमें और इसमें दोनों को आप देख लेना। रामायण की रचना इसमें दे रखा वेद व्यास तुलसीदास, जबकि इस वाले जो पूर्ति परीक्षा जो थी इसमें पंचतंत्र की रचना खाली जगह ने की है। तो इसमें इसका क्या है कि ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो इस ध्यान रखना भाई, रिक्त पूर्ति परीक्षा और पूर्ति परीक्षा में यह डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या है कि इनमें दोनों में प्रयोग किया जाता है। अंतर इतना है कि इसमें कोष्टक में विकल्प दिए होते हैं, उसमें नहीं दिए होते हैं। जैसे रामायण की रचना खाली जगह ने की वेद व्यास तुलसीदास वाल्मीकि, तो आपका आंसर तुलसीदास हो गया। जैसे मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन आ गया, माना कि ये क्वेश्चन आ गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग रिक्त स्थान में आ गया 90, 180 और 60 होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 180। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें नीचे दे रखा है, बहुत ही मोस्ट है। प्रायोगिक परीक्षा क्रियात्मक उद्देश्यों के मापन में प्रयोग की जाती हैं, क्रियात्मक उद्देश्यों के, इसके साथ साथ ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। ध्यान रखना, प्रायोगिक परीक्षाओं में भावात्मक पक्ष का ध्यान नहीं रखा जाता है, ध्यान रखना इसी। इसी प्रकार के अन्य टॉपिक अच्छे विवरण सहित पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल देवा फौजदार सर क्लासेस से जुड़े रहें। अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा इसके बाद, उसका नाम होगा परीक्षण। कौन सा होगा, परीक्षण। फिर परीक्षण के बाद होगा निदानात्मक, निदानात्मक के बाद होगा उपचारात्मक। ये इस प्रकार के टॉपिक हैं जो हर सब्जेक्ट में काम आते हैं। इसके अलावा हम तुम्हें ये बताएंगे कि वैधता क्या होती है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। विश्वसनीयता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, व्यापकता क्या होती है। इस प्रकार के 7 पॉइंटों को समझाएंगे एक एक करके। इसलिए हमारे इस चैनल से बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ मैं क्वेश्चन आपसे जानकारी के तौर पर पूछता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन है कि भावात्मक पक्ष की उपलब्धता किसमें होती है, भावात्मक पक्ष की उपलब्धता किसमें होती है। तो इसमें ऑप्शन ए लिखित है, ऑप्शन दूसरा है मौखिक, ऑप्शन तीसरा है प्रायोगिक, ऑप्शन चौथा है सभी। तो पहचाना है कि भावात्मक जो पक्ष होता है उसकी भावात्मक जो पक्ष होता है उसकी जो जानकारी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है,
तो मैंने अभी ऑप्शन बोले हैं आपके सामने। भावात्मक पक्षों के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी परीक्षाएं की जाती हैं? मौखिक, प्रायोगिक, लिखित के उपर्युक्त सभी। तो आपका जवाब होगा इसमें ऑप्शन सेकंड, मौखिक। मौखिक में भावात्मक पक्ष का ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विकास सर्वप्रथम किसने किया? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विकास सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम किसने किया था? तो आपका आंसर होगा J.M. राइस। क्या होगा? J.M. राइस ने किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन जो तीसरा है वो है पुराना एवं परंपरागत तरीका है। कौन सी परीक्षा में पुराना एवं परंपरागत तरीका अपनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास मिलेंगे। पहला मिलेगा वस्तुनिष्ठ, दूसरा मिलेगा लघुत्तरात्मक, तीसरा मिलेगा अति लघुत्तरात्मक और चौथा मिलेगा निबंधात्मक। तो आपका आंसर क्या होगा? निबंधात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, केवल 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ध्यान रखना है आपको। परिमाणात्मक मूल्यांकन की विधि नहीं है। परिमाणात्मक मूल्यांकन की विधि नहीं है। तो देखो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है ए, ध्यान रखना परिमाणात्मक पूछा गया है। तो लिखित, मौखिक, प्रायोगिक और डी नंबर पर दे रखा है इसमें। इसके अलावा जो डी नंबर पर जो होगा ध्यान रखना विशेष, जैसे दे दिया आपके पास कोई भी दे दिया, माना कि शास्त्राकार, क्या दे दिया? शास्त्राकार। तो आपका जवाब क्या होगा इसमें? शास्त्राकार। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, 5वां। समाजमिति क्या है? समाजमिति क्या है? तो ऑप्शन ए परिमाणात्मक मूल्यांकन की विधि, ऑप्शन बी गुणात्मक मूल्यांकन की विधि, ऑप्शन सी दोनों की, ऑप्शन डी किसी की भी नहीं, दोनों में से नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? गुणात्मक प्रवृत्ति। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार के और क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल से बने रहें। जय हिंद, जय भारत।